Hello students, welcome to the YouTube channel of Royal School. I am Harsh Srivastava, फिजिक्स टीचर रॉयल स्कूल धानेरा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने दो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स की बात की थी। इस लेक्चर में भी हम दो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देखने वाले हैं जो हमारे बीच में छूट गए हैं। एग्जांपल नंबर 1.4 एंड 1.5, राइट। तो देखिए 1.4 की जो पूरा जो क्वेश्चन है वो मैंने नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट उसका जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो क्वेश्चन 1.4 एग्जांपल 1.4 में आपको ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास भी होते हैं और चार्ज भी होते हैं, राइट। उनके चार्ज कितने होते हैं? 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हो 9.1 × 10⁻31 kg और प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 × 10⁻27 kg। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो मासेज हैं उनकी वजह से उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और उनके चार्जेस की वजह से उनके बीच में कूलम्बियन फोर्स लगता है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन ये किया गया है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किसी डिफाइनेड डिस्टेंस पे रखा जाए तो उस डिस्टेंस पे उनके बीच में लगने वाले कूलम्बियन फोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रिकल फोर्स, और उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दो प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स को कंपेयर करना है, राइट। तो सबसे पहले हम इसको इनका जो कंपैरिजन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो लेट मी अज्यूम कि हमको एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दिया गया है जिनको हमने r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। उसके बाद हम उसके बीच में लगने वाला कूलम्बियन फोर्स फाइंड करेंगे और दोनों का कंपैरिजन करेंगे कौन सा फोर्स बड़ा है और कौन सा फोर्स छोटा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करें तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स, उसको हम बोल देते हैं Fe। तो फॉर्मूला क्या है हमारा Fe का? तो K Q1 Q2 अपॉन r²। तो K Q1 की फॉर्म में यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे हम E। यहाँ पे फिर से मैं आपको बताया तो सिर्फ क्या रखना है? मैग्नीट्यूड रखना है, माइनस सिंबल नहीं रखना है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, राइट। उसके बाद प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का भी चार्ज कितना है? E। तो E × E क्या हो जाएगा? E² अपॉन r², राइट। अब उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सिंबल में लिखेंगे Fg। तो आपने 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि दो डिफरेंट मास के या तो दो सेम मास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Gm1m2 अपॉन r²। तो यहाँ पे भी देखिए हम लिखेंगे कैपिटल G विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 की जगह हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन का मास जिसका सिंबल है Me, राइट, इनटू m2 की जगह हम क्या लेंगे? प्रोटॉन का मास जिसका सिंबल है Mp अपॉन r²। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? Fe और Fg को कंपेयर करना है। अब आप जानते हो कि दो क्वांटिटी को अगर हमको कंपेयर करना है, उनका कंपैरिजन करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? तो उनका रेशियो लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? Fe और Fg का रेशियो ले लेंगे। सो इफ वी टेक रेशियो ऑफ Fe डिवाइड बाय Fg, तो Fe का फॉर्मूला क्या है? आप देख सकते हो K² अपॉन r² मल्टीप्लाई Fg का फॉर्मूला Gme अपॉन r²। उसमें Gme जो है वो डिवीजन में रहेगा और r² ऊपर चला जाएगा। तो r² आप देख सकते कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा K² और डिवीजन में बचेगा Gme × Mp, राइट। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करनी है, राइट। तो अब इनको 1 बाय 1 हम पुट करते हैं। देखिए
सो एफ ई अपन एफ जी इज इक्वल टू की मतलब कूलम्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी थी 9 इंटू 10⁹ ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, उसका कर देंगे स्क्वायर। डिवीजन में कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11। एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 एंड मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया 1.67 इंटू 10⁻27। तो स्टूडेंट्स अब हमें आप क्या करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है। आप भी सिंप्लीफाई कीजिए इसको। तो 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइड 6.67 डिवाइड 9.1 डिवाइड 1.67, तो आंसर आ रहा है 0.227 इंटू 10⁻²। अब देखिए 10 की रेज हम कैलकुलेट करें तो सबसे पहले डिवीजन की जो रेज है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो -27 -31 तो हो जाएगा -58 राइट एंड -11 -69। -69 को हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा +69, 69 + 9 78 एंड 78 - 38, तो 78 - 38 होगा 40। ओके स्टूडेंट्स, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम ये वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाएगी 10⁻40। सो दिस इज एफ ई अपॉन एफ जी। सो अगर एफ ई को हम वैल्यू बनाएं तो एफ जी को यहाँ पे 10⁻40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह का इक्वेशन हमें मिलेगा राइट। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इक्वेशन इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना टाइम्स ज़्यादा है 10⁻40 टाइम्स ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखना है। अब ये सेम प्रोसेस हमें किसके लिए करनी है, दो प्रोटॉन्स के लिए करनी है राइट। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिया हुआ है उसकी जगह अब हमें क्या लेना है, तो दो प्रोटॉन्स को लेना है और उसके बाद हम देखेंगे कि दो प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज़्यादा है। ओके, तो देखिए अब दो प्रोटॉन्स के बारे में बात करते हैं हम। फॉर टू प्रोटॉन्स तो सबसे पहले हम दो प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स को फॉर्मूला के फॉर्म में शो करेंगे, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को, और फिर उनका क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले उसकी फिगर में ड्रॉ कर दूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो प्रोटॉन्स लेने और उनको डिस्टेंस पे रखना है। तो उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q1 Q2। और यहाँ पे देखिए K1 भी प्रोटॉन है, Q2 भी प्रोटॉन है, तो उनका चार्ज होता है E, तो E इंटू E क्या हो जाएगा, E² अपॉन R²। ओके, अब उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, तो उसका फॉर्मूला Gm1m2 अपॉन R²। तो G m1 के फॉर्म में हम किसका मास लेंगे, प्रोटॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन। m2 के फॉर्म में भी प्रोटॉन का ही मास लेना है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑफ mp अपॉन R²। अब Fe और Fg का कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आगे किया उसी तरह से Fe और Fg का रेशियो ले लेते हैं। तो Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू Fe इज K² अपॉन R² एंड Fg इज G mp² अपॉन R²।
तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा के स्क्वायर अपॉन जी एम पी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इन सब वैल्यूज़ को हम अगर पुट करें तो एफ ई अपॉन एफ जी, देखिए हमें क्या मिलता है। तो के मतलब कूलम्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹, ई मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, डिवीजन में कैपिटल जी इट इज़ 6.67 इंटू 10⁻11, और मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1.67 इंटू 10⁻27, और उसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें कैलसी में, तो 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइड 6.67 डिवाइड 1.67 एंड डिवाइड 1.67, तो आंसर आएगा 1.238 मल्टीप्लाई 10 टू पावर, देखिए 10 की पावर कैलकुलेट करें तो -27, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 -11 -65, ऊपर चले जाएगा +65, 65 + 9 74, एंड 74 - 38, तो कितना हो जाएगा 36, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली ये कितना मिल रहा है हमको 10⁻36, तो ये हमें मिल रहा एफ ई अपॉन एफ जी, राइट स्टूडेंट्स। सो इस पे से हम बोल सकते हैं कि एफ ई इज इक्वल टू 10⁻36 टाइम एफ जी, मतलब कि दो प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स, उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर है। आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो कितना ज़्यादा होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन होगा ना, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा 10⁻36 न्यूटन होगा। सो यू कैन अज्यूम कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स से, राइट स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमारे ए पार्ट के दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। अब बी पार्ट में आपको क्या पूछा हुआ है, देखिए बी पार्ट में आपको पूछा है कि अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे कैप्ट करें तो उनके बीच में लगने वाले एट्रैक्टिव फोर्स की वजह से प्रोटॉन में कितना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा और इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो सिंपल स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर फोर्स और एक्सेलरेशन की बात आए तो हमें न्यूटन्स लॉ का सेकंड फार्मूला F = ma यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए बी पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं कि बी पार्ट में आपको एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने डिस्टेंस पे दिए हुए हैं 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब आप मीटर में जानते हो कि कितना होगा 10⁻10 मीटर। तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, प्रोटॉन में कितना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो हम फाइंड कर लेते हैं। वैसे हमने आगे फाइंड किया बट वो कंपैरिजन था, तो इसको फिर से हम फाइंड कर लेते हैं। सो लेट वी कॉल इट एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, Q2 भी हम क्या लेंगे, प्रोटॉन का चार्ज E, तो हो जाएगा E² अपॉन आर स्क्वायर। चलिए ये सब सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 स्क्वायर डिवाइड R इज 10⁻10 होल स्क्वायर। देखिए इसे आपको अगर कैल्सी में सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6, तो 23.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी। अब देखिए यहाँ पे -20 रेज हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो +20 हो जाएगी, +20 + 9 29 -38, तो 29 - 38 हो जाएगा -9 न्यूटन। ओके, सो अब हमें
जो एक्सेलरेशन है वो पता करना है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो सबसे पहले फॉर इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ई। फोर्स कौन सा लेंगे हम? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पता कर रहे हैं, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास भी किसका लेना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का लेना पड़ेगा। सो सिंपल, यहाँ पे ए ई इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम ई। तो एफ ई हमें मिल चुका है 23.04 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9, डिवीजन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू -31। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं कैलसी में। तो 23.04 अपॉन 9.1, तो 23.04 डिवाइड 9.1 मिल रहा है 2.5 इंटू 10 की पावर क्या आएगी? तो -31 ऊपर जाएगा तो +31, 31 - 9 22, राइट। और क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया उसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स। ओके, अब हमें किसका एक्सेलरेशन पता करना है? प्रोटॉन का। तो सेम यही फॉर्मूला F इजिकल टू में, बट उसी वक्त हम मास किसका ले लेंगे? प्रोटॉन का मास ले लेंगे। ओके, तो देखिए उसका कैलकुलेशन करते हैं। सो नाउ अगेन फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए सेम फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ई। कौन सा फोर्स लेंगे? इलेक्ट्रिकल फोर्स। किसका एक्सेलरेशन पता करना है? प्रोटॉन का, तो मास भी किसका ले लेंगे? प्रोटॉन का। सो फॉर्मूला बनेगा ए पी इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम पी। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना है? 23.04 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9 डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे से हमको लेना पड़ेगा 1.67 इंटू 10 टू -27। तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? तो 23.04 डिवाइड 1.67 हमें मिल रहा है 13.796 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी? तो 27 ऊपर जाएगा +27, तो 27 -9 मतलब हो जाएगा 80। पॉइंट शिफ्ट कर दे तो 1.4 राउंड ऑफ कर दें इंटू 10 टू 19, और उसका यूनिट भी क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, राइट। तब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो प्रोटॉन से ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम है, राइट। अब इसका जो कंपैरिजन है वो हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ भी करना है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आप सब जानते हैं क्या होती है? G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो G इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन हमें मिला है वो इससे कहीं ज़्यादा है। सो वी कैन से दैट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन is very small compared to acceleration of electron and proton. Okay students, तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एक्सेलरेशन का किसके साथ? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी एग्जांपल है। ओके,
अब नेक्स्ट एग्जांपल पे जंप करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1.5। उसमें भी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ फिगर ड्रॉ की हुई है। क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि आपको दो आइडेंटिकल स्फीयर्स दिए हुए ए और बी, और उन पे कुछ चार्ज है, हम नहीं जानते कितना चार्ज है, उनको 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स पता करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्फीयर ए को स्फीयर सी के साथ कांटेक्ट में लाना है और सेपरेट करना है, और बी को डी के साथ कांटेक्ट में लाना है और सेपरेट करना है। सी और डी इनिशियली चार्ज लेस है, ओके, उन पे कोई चार्ज नहीं है, बट हैं वो आइडेंटिकल, सी और डी सेम, उनके साथ कांटेक्ट में आने वाले स्फीयर जैसे ही हैं, दे ऑल आर आइडेंटिकल स्फीयर्स, ओके। तो सी को ए के साथ कांटेक्ट में लाकर सेपरेट करना है, डी को बी के साथ कांटेक्ट में लाकर सेपरेट करना है। अब ए और बी को फिर से हम अगर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स प्रीवियस जो फोर्स था उससे कितना गुना होगा वो आपको पता करना है। ज़्यादा होगा, कम होगा, सेम होगा, क्या होगा, वो आपको गेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं ये एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया उसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। ए पे जो चार्ज है उसको हम बोल देते हैं Q1, बी पे जो चार्ज है उसको हम बोल देते हैं Q2। तो आप जानते हो कि Q1 और Q2 चार्ज को, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका, अगर Q1 और Q2 चार्ज को हम r डिस्टेंस पे रखें तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। सो लेट वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमें क्या करना है, इस स्फीयर को उसके जैसे ही आइडेंटिकल स्फीयर C के साथ कांटेक्ट में लाकर सेपरेट करना है, और C क्या है, चार्ज लेस है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमने चार्जिंग की जो मेथड देखी थी उसमें हमने एक लास्ट मेथड देखी थी, टचिंग की मेथड। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ टच करवा के सेपरेट करते हैं, तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट चार्ज है और दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज लेस है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं तो जो चार्ज है वो दोनों पे क्या हो जाता है, हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा। अब देखिए ए का चार्ज हमने इनिशियली क्या लिया हुआ है, Q1, दिस इज स्फीयर ए, ओके। उसको हम किसके साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं, चार्जलेस स्फीयर C के साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं। अब अगर इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे तो सेपरेशन के बाद दोनों पे क्या हो जाएगा, चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो ए का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, Q1/2। C का चार्ज भी क्या हो जाएगा, Q1/2। राइट स्टूडेंट्स, देखिए आप चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे आप चार्ज का एडिशन करोगे तो क्या होगा, Q1 + 0 Q1। यहाँ पे आप चार्ज का एडिशन करो तो क्या होगा, Q1/2 + Q1/2 Q1, राइट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे ए और सी को कांटेक्ट में लाया उसी तरह से बी और डी को कांटेक्ट में लाना है। तो बी और डी भी कैसे स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, दे बोथ आर आइडेंटिकल स्फीयर्स। दिस इज बी, दिस इज डी। बी पे कितना चार्ज है इनिशियली, Q2, और डी क्या है, चार्ज लेस है। तो अगर इन्हें कांटेक्ट में लाकर अगर हम सेपरेट करते हैं तो बी पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q2/2, डी पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q2/2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो गया। अब हमें क्या करना है, ए और बी को फिर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना है। ये प्रोसेस करने के बाद ए और बी को फिर से क्या रखना है, 5 सेंटीमीटर। अब प्रीवियसली हमने उन्हें 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा था, अब हमें उन्हें 5 सेंटीमीटर, मतलब प्रीवियस जो था उससे हाफ डिस्टेंस पे रखना है। तो अब देखिए नाउ व्हाट हैपन, तो ये हमारा स्फीयर ए और ये हमारा स्फीयर बी।
स्फीयर ए पे अब आप देख सकते हैं कितना चार्ज है, तो स्फीयर ए पे चार्ज हो चुका है Q1/2, स्फीयर बी पे कितना चार्ज हो चुका है Q2/2। अब इन्हें हमें कितने डिस्टेंस पे रखना है, तो प्रीवियसली 10 था, अब 5 है, 5 मतलब कितना हो जाएगा, तो R/2, राइट। प्रीवियसली R था, तो अब 5 मतलब कि R/2। तो अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स हम फाइंड करते हैं। लेट दिस फोर्स इज F डैश, सेम फॉर्मूला K/Q1Q2/R²। Q1 कितना है, तो Q1/2, Q2 कितना है, तो वो भी आप देख सकते हैं कितना है, Q2/2 अपॉन R², मतलब R/2 होल स्क्वायर। सो दिस विल बी K। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4, और डिवीज़न में R²/4, दोनों के डिवीज़न में से 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। सो F डैश इज इक्वल टू हमें क्या मिला, K Q1 Q2 अपन R²। अब आप इक्वेशन 1 में देखिए K Q1 Q2 अपन R² एक्चुअली क्या है, हमारा जो प्रीवियस फोर्स F था वही है। इसका मतलब कि ए को सी के साथ कांटेक्ट में लाने के बाद, बी को डी के साथ कांटेक्ट में लाने के बाद सेपरेट करो, और फिर ए और बी को प्रीवियस डिस्टेंस से हाफ डिस्टेंस पे रखो, तो भी उनका जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा, राइट। सो द आंसर इज फोर्स विल नॉट चेंज। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अवर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।